भाई साहब, आज मैं काफी वरिष्ठता की श्रेणी में आ गया हूं, इसलिए आप लोग वैसे नहीं एक वरिष्ठ कवि समझ करके मेरे सम्मान में तालियां बजाएंगे। ये मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा, आप लोग ताली बजा रहे हैं तो बता दो भाई साहब, वो क्या है कि ऊपर वाले ने जैसे आपके सांस लेने का कोटा निर्धारित कर रखा है, कितने दिन के जीवन आपको जीना है वो निर्धारित कर रखा है, ऐसे ही ऊपर वाले ने आपकी तालियों का कोटा भी निर्धारित कर रखा है। जो लोग अपने इस निर्धारित तालियों का कोटा अपने इस जीवन में नहीं खत्म कर पाते हैं, वो ही अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाते हैं। आर्यपुत्र, आप ही कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाएं। ये होता है एक बड़े कवि का प्रभाव। भाई साहब, मैं माइक पर जैसे वो मंच पर जब से आया, मैं एक एक शख्स की चुपचाप हर बातें सुन रहा था। वैसे मैं बता दूं कि विद्वान कवि हूं, तो इसमें भी हंसने की बात नहीं, मैं भी साबित कर दूंगा कि विद्वान कवि। भाई साहब, जैसे ही मंच पे आया, कई रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। आदरणीय रंग जी, भाई राजेश राही जी, आदरणीय सविस्ता ब्रजेश जी, अंजनी शेष जी, जो अब अवशेष ही नहीं है उनके, वो माइक से गुजर गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भाई सब सभी लोग कुछ ना कुछ बातें सुना रहे थे। राजेश राही कह रहे थे वो अंगूठी वगैरह की बात। राजेश भैया, वो अंगूठी वगैरह बड़ी खतरनाक बात होती है भाई साहब। मैं प्रैक्टिकल करता हूं हर बातों का, कि पहनाई जिसे अंगूठी अंगूठा दिखा गई, चक्कर चलाया मैंने, वो डैडी को भा गई। निकला फूल फूल तो ले गया राजकुमार। भाई साहब, ये बीच में बोल देते हैं बीच वाले। अभी तो भाई साहब बोलने के लिए मैं ही एथराइज्ड हूं कि पहनाई जिसे अंगूठी अंगूठा दिखा गई, चक्कर चलाया मैंने, वो बापू को भा गई। महबूबा मेरी डैडी के संग मेरा क्या कसूर, सदियों का ये रिवाज है क्या आज का दस्तूर। और डैडी तुम्हें कीड़े पड़े ये सुन के वो बोले, कितना भी हो पुराना कुकर सीटी मारेगा जरूर। ये राजेश भाई थे अपने, और राजेश भाई और सविस्ता दीदी, ये लोग भाई साहब, इन लोगों को देखने पे वो अपने विश्वबंधु भी बीच में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे गीतकार, बहुत ही अच्छे रचनाकार। भाई साहब, ये इनको देखता हूं मैं जब जब, तुम मुझे ये लगता है कि वास्तव में अपने भारत देश में भुखमरी है। और जब जब मैं राजेश राय और सविस्ता दीदी को देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि भुखमरी क्यों है। भाई साहब, वास्तव में अगर अच्छा लग रहा हो तो आगे से पीछे तक हर श्रोताओं का समर्थन चाहता हूं मैं। ये लोग तो वीर रस वाले हैं भाई साहब, तेज तेज बोल करके अपना काम चला लेते हैं, आतंक के भाई से तालियां बजवा लेते हैं। पर भाई साहब, मेरा तो आतंक के दम पे तालियां बजती नहीं। आदरणीय मृदु जी, बड़े भाई वाहिद अली वाहिद जी बैठे हुए हैं। ये लोग भाई साहब बहुत ही सिद्धास्त रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते हैं भाई साहब। ऐसी रचनाएं, वो लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी लिख सकता हूं, मैं भी आपको सुना सकता हूं, लेकिन भाई साहब आज तक मैंने लिखी नहीं। वो टेक्निकल आदमी हो ना भाई साहब, वो बहुत अधिक माइंड लगा लेने से फायदा क्या है भाई साहब। वो बात कर रही थी कि वो बदनाम हुई, मैं आपको कारण बतलाता हूं भाई साहब, वो अपने ढंग से देखता हूं मैं कि इस देश में नहीं है कोई काम आजकल, संसद भी कर रही है आराम आजकल, और मजनू ने दिया धोखा, बदनाम हुई लैला, ठुमके पे बेचती है झंडू बाम आजकल। जब हर आदमी अपने तरीके से देखते हैं। ये लोग ओज के रचनाकार, ये हमेशा हम पे कमेंट किया करते हैं कि यार ये जो हास्य वाले होते हैं, क्या उनमें देशभक्ति की भावना नहीं होती क्या? वो
देशभक्ति की बातें नहीं लिखा करते। मैंने कहा आदरणीय मृदु जी, ये देशभक्ति की भावना वो केवल ओजवालों की बपौती नहीं है, ये हंसी वाले भी कर सकते हो। भाई साहब ये आएंगे तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, कराची तक एक भी कतरा गिराए हुए। अगर वास्तव में आपको लग जाए कि मंच के सबसे छोटे कलमकार ने पूरी तरीके से आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को संभालते हुए बिना किसी आतंक के अगर अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को निपटा दो, तो 4 लाइन आपके बीच में मैं पढ़ता हूं और चाहता हूं कि अगर काम हो जाए तो आपकी तालियों का महोत्सव, आपका समर्थन मिलना चाहिए। मैं वो लाइनें पढ़ता हूं आपके बीच में कि माँ बाप ने दुत्कारा है, दुत्कारा ही रहूंगा। माँ बाप ने दुत्कारा है, दुत्कारा ही रहूंगा। लुच्चा लफंगा या के आवारा ही रहूंगा। और जब तक दहेज में न पाकिस्तान मिलेगा, चाहे जवानी भाड़ में कुंवारा ही रहूंगा। ये होती है देशभक्ति की भावना। अब आपको लग गया होगा हम ये, आप बैठ जाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब, ये आधुनिक युग के टैलेंटेड बच्चे हैं भाई साहब। अपने इलाहाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ भाई साहब, उसने पैदा होते ही नर्स से कहा मोबाइल दे दो। नर्स ने कहा मोबाइल का क्या करेगा? मैंने कहा उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया भाई साहब टेक्निकल युग है और नए दौर का वो बच्चा, उसने कहा मोबाइल दे, मैं ईश्वर को एसएमएस करूंगा, ठीक ठाक ढंग से पहुंच गया हूं। और भाई साहब मैं तो ये सोचता हूं कि ये कौशलपुरी के बच्चे रोज रात तक इतनी रात को जागते हैं क्या? मैं भाई साहब प्रणाम करता हूं इन सबको। अब आपको लग गया कि वास्तव में एक विद्वान कभी माइक में खड़ा है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं। वो भाई साहब मैं कक्षा 2 में था, तभी मेरे हिंदी वाले सर ने पूछ लिया कि बेटा ये बता तुझसे हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ गुरुजी हिंदी आती। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा महाप्राण निराला जी की वो लाइनें हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, इसका अर्थ बता। मैंने कहा गुरुजी व्याख्या सहित इसका अर्थ सुनिए। एक इस दहेज रूपी संसार को देख करके एक कन्या माँ वीणा वादनी से प्रार्थना कर रही है कि हे वीणा वादनी वर दे, अर्थात दूल्हा दे। ऐसा वो गुरुजी मुझसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, डायरेक्ट मुझे कक्षा 4 में भेज दिया। अब जब मैं कक्षा 4 में पहुंचा तो मुझसे विज्ञान वाले सर टकरा गए। वो मौलिक देखिएगा भैया, विज्ञान वाले सर टकरा गए। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बेटा ये बता अमोनिया, निमोनिया और सोनिया में क्या अंतर होता है? भाई साहब वो टेक्निकल और विद्वान है, तो मैंने तुरंत कहा गुरुजी ये जो अमोनिया होती है वो बोतल में बंद होती है, निमोनिया जो होती है वो सीने में बंद होती है, और ये जो सोनिया नाम का भयंकर पदार्थ अपने देश में पाया जा रहा है, ना वो तो बोतल में बंद होता है ना तो सीने में बंद होता है, बल्कि बड़े बड़े सरदारों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है। ऐसा गुरुजी मुझसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, डायरेक्ट मुझे कक्षा 6 में भेज दिया। अब जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा तो गणित वाले सर ने मुझसे पूछा कि बेटा ये बताओ, एक सवाल है, अगर 100 रुपए 10% की दर से 2 महीने के लिए तुम्हारे पिताजी को दे दिए जाएं तो 2 महीने के बाद कुल कितना पैसा वापस होगा? मैंने कहा गुरुजी 1 भी रुपया नहीं वापस होगा। उन्होंने कहा नालायक तुझसे गणित नहीं आती, प्रतिशत का सवाल नहीं आता, तू ये सब कुछ नहीं जानता। मैंने कहा गुरुजी मैं प्रतिशत का सवाल तो जानता हूं लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। भाई साहब वो भी प्रभावित हुए नहीं रह सके, डायरेक्ट मुझे कक्षा 10 में भेज दिया। अब कक्षा 10 में मुझसे संस्कृत वाले सर टकरा गए। उन्होंने ये कहा बेटा एक सूक्ति है, त्रियास चरित्र से पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति तू मनुष्य, इसका अर्थ बता। मैंने कहा गुरुजी त्रियास चरित्र से पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। दैवम न जानाति कुतो मनुष्य,
देवता भी नहीं जानते कि वो मनुष्य कहां गया। ये टाटंबरी जी बैठे हुए भाई साहब, मैं आया इनके घर गया, इन्होंने बोर्ड लगा रखा है अशोक टाटंबरी पीएचडी। मैंने कहा था एक बार इलाहाबाद में आप आइए। ये त्रिवेणी महोत्सव में गए भाई साहब, मैं इनको अपने घर ले गया, मैंने बोर्ड लगा रखा था आवारा इलाहाबादी के जेटी एचपी। इन्होंने मुझसे पूछा बेटा ये क्या है, मैंने कहा ये मेरी डिग्री है। बोले यार हिंदुस्तान में इस तरीके की डिग्री तो आज तक नहीं मैंने देखी, इसका अर्थ बता। मैंने कहा सर आवारा इलाहाबादी के खींच खांच कर जेटी जैसे तैसे एचपी हाई स्कूल पास। अब आपको लग गया होगा वास्तव में एक ढंग का आदमी माइक पे खड़ा हो गया। और भाई साहब वैसे भी आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के श्रोता हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई बोरिंग होती है तो सबसे पहले कीचड़ आता है, मिट्टी आती है, बालू आता है, कंकड़ आता है, भाई साहब शुद्ध पेयजल काफी देर के बाद आता है। और भाई साहब मैं काफी देर के बाद आया हूं। गर्दन से ही पता लग रहा। मैं प्रणाम करता हूं भैया ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को। वैसे भी ये बच्चे बहुत खतरनाक आइटम होते हैं। मैं इनको कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे सुरक्षित इलाहाबाद तक जाना है। भाई साहब ये जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है वो हम जैसे लोगों को मुझ जैसे नौजवानों के लिए बड़ा खतरनाक महीना होता है। वो होता है इसलिए भाई साहब कि वो मार्च का महीना, फागुन का महीना होता है, बसंतोत्सव का महीना। आदरणीय टाटंबरी जी जैसे लोग बसंतनामा लिख करके मना लेते हैं। नहीं इस उम्र में भाई साहब मना ही सकते हैं। ऐसे लोग आदरणीय तो हो सकते हैं, विश्वसनीय भाई साहब हम लोगों के लिए साजिश की गई, मुझ जैसे रचनाकारों के लिए, मुझ जैसे नौजवानों के लिए। विश्वबंधु भाई देखिएगा अब तक भाई साहब ये मैं भूमिका बांध रहा था क्योंकि आदरणीय सविस्ता जी बहुत ही अच्छी और सारगर्भित रचनाएं पढ़ के गई थी। इन्होंने जो कैलेंडर टांग दिया था उसको मैं उतारने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उस खूंटी पे अपना कैलेंडर टांग सकूं। टेक्निकल आदमी हूं भाई साहब। और वो इतिहास का मेरा पर्चा हुआ, बड़ा इतिहास नीरस विषय माना जाता है और उस इतिहास से मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की है। एक मौलिकता देखिएगा दादा, कि इतिहास का पर्चा था मेरा, इतिहास का पर्चा था मेरा, ना कुछ तैयारी मुजनाहर की, पुर्जियां थे गुप्त गुफाओं में, पुर्जियों की सूची बाहर थी। क्या पुर्जियां थी गुप्त गुफाओं में, पुर्जियों की सूची बाहर थी। थे पीठ पे बंधे शिवाजी और राणा प्रताप स्वाभिमानी, थी बाई काख में घुसी हुई झांसी की रानी मर्दानी। हैदर टीपू गोरा बादल को कसकर खूब मरोड़ा था और काली स्केच किया, खाली चारों को वही घुसेड़ा था। कि काली स्केच किया, खाली चारों को वही घुसेड़ा था। हैदर टीपू गोरा बादल को कसकर खूब मरोड़ा था, काली स्केच किया, खाली चारों को वही घुसेड़ा था। थे चंद्रगुप्त चाणक्य नीति उस फटे डेस्क के पल्ले में और पानीपत का घमासान चप्पल के टूटे तल्ले में। पानीपत का घमासान चप्पल के टूटे तल्ले में और थे शाहजहां औरंगजेब दोनों घुटनों से बंधे हुए। थे शाहजहां औरंगजेब दोनों घुटनों से बंधे हुए, गोरी गजनी और पृथ्वीराज तालुओं के नीचे दबे हुए और दाहिने तालू एड़ी के बीच खाली स्थान जो थोड़ा था और राणा सांगा और बाबर को फिक्स से वहीं पे जोड़ा था। राणा सांगा और बाबर को फिक्स से वहीं पे जोड़ा था।
पोरस और सिकंदर घुसे हुए टी शर्ट के कॉलर मोटे में, और सभ्यता सिंधु घाटी की थी अंदर के लाल मोटे। और अकबर की दीने इलाही जहां आस्तीन की उधड़ी सिलाई थी, और भाई साहब पॉकेट में पीछे की साइड हल्दी घाटी की लड़ाई थी। कि संग्राम शुरू भी हुआ नहीं। भाई सुनिए ना, अब वो मौलिकता, क्योंकि इस विषय पे और इस टॉपिक पे कई लोगों ने प्रयास किया। अब आगे का जो वो मौलिक आपको सुनाता हूं कि संग्राम शुरू भी हुआ नहीं, संग्राम शुरू भी हुआ नहीं, तब तक तो वज्र प्रहार हुआ, सब लिस्ट ही पकड़ी गई मेरी, हर खेल का बंटा धार हुआ, निर्दयी निरीक्षक ने मुझको डाटा धमकाया हड़काया, और सूची ने सूचना दिया, सब अंग प्रत्यंग उघड़वाया। हंसने की बात नहीं, प्रयोग तो अब कर रहा हूं, आप मानेंगे कि टेक्निकल आदमी है। कि इतिहास भी हारा था मुझसे, इतिहास भी हारा था मुझसे, ऐसी की तैसी कर डाला, जो भी मेरे जी में आया पन्ने वैसे ही भर डाला। तर्क सुनना अच्छा लगे तो तालियों का साथ देना। कि इतिहास भी हारा, एडवांस पेमेंट का जमाना नहीं है बेटा। कि इतिहास भी हारा था मुझसे, ऐसी की तैसी कर डाला, जो भी मेरे जी में आया पन्ने वैसे ही भर डाला। एक झांसी वाली रानी थी, जानती दांव मुल्तानी थी। एक झांसी वाली रानी थी, जानती दांव मुल्तानी थी, और मर्दों को बहुत मारती थी, वाकई बड़ी मर्दानी थी। मर्दों को बहुत मारती थी, वाकई बड़ी मर्दानी थी। और राणा प्रताप और अकबर में कुछ जर जमीन का लफड़ा था। कि राणा प्रताप और अकबर में कुछ जर जमीन का लफड़ा था, और हल्दी बोई थी घाटी में, बस उसी खेत का झगड़ा था। अब भाई साहब, अब आपको पता चल गया कि विद्वान आदमी माइक पे खड़ा है। भाई साहब अभी बैरागी जी माइक पे आए थे जब, तो ये कह रहे थे कि मैं इलाहाबाद में रह रहा था, वो आरक्षण वगैरह कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, इलाहाबाद से मैं भागा। भाई साहब वो इलाहाबाद वालों को सुना रहे थे, और इस मंच पे इलाहाबाद से आदरणीय श्रद्धेय हमारी रागिनी चतुर्वेदी जी और मैं, तो भाई साहब मैं किसी का उधार नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो पड़ोसी जिले हैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। भाई साहब ये इलाहाबाद में रहते थे, उसके बाद वहां से भागे। भाई साहब भागे इसलिए क्योंकि ये लुंगी पहनते हैं। नहीं, हकीकत में बता रहा हूं, और बैरागी हैं। भाई साहब लुंगी पहन करके कंपनी बाग जैसे एरिया में अगर शीर्षासन करेंगे सही बड़ा हवाला है, पता लग गया कितना बड़ा हवाला है। नहीं, उधार नहीं रखना चाहता था भाई साहब, सही सही तर्क में दे रहा हूं कि राणा प्रताप और अकबर में कुछ जर जमीन का लफड़ा था। हल्दी वो भाई साहब कुर्सी, वो बेटा कुर्सी नहीं इधर उधर करो, कुर्सियों का ही पूरा लफड़ा है, बैठ जाओ बेटा। कि राणा प्रताप और अकबर में कुछ जर जमीन का लफड़ा था, हल्दी बोई थी घाटी में, बस उसी खेत का झगड़ा था। और जानता हूं मैं औरंगजेब क्यों शिवा से खुन्नस खाता था, बकरीद के बकरे चुन चुन वो दिल्ली से उठा ले जाता, और तुगलक को डिसेंट्री होती थी। मैं भाई साहब ऐतिहासिक पुरुष हूं, ऐतिहासिक तथ्य खोज के लाता हूं, तो जो नीरस विषय माने जाते हैं भाई साहब। कि तुगलक को डिसेंट्री होती थी, बिस्तर कर देता गीला था, और दिल्ली से दौलताबाद भागा, उसका स्क्रू कुछ ढीला था। कि दिल्ली से दौलताबाद भागा, उसका स्क्रू कुछ ढीला था। और डाकू गजनी के गुर्गे जब मंदिर का माल उड़ाते थे, तो मंदिर के पुजारी और पंडे घंटा शिव जी का हिलाते थे। और आशिक मिजाज था पृथ्वीराज, आशिक मिजाज था पृथ्वीराज, गोरी की बहन हरलाया था, और साले ने आंख निकलवाई, बहनोई बाण चलाया था। और जलिया वाली बगिया के आम बैशाखी पे जली आए थे। कि जलिया वाली
दादा सुनिएगा कि हास वालों में ओज कैसे आता है कि जलिया वाली बगिया के आम बैसाखी पे जली आए थे, साझे में लंगड़ा चौसा था, सब हिस्सा लेने आए थे। उस बाग का गोरा बेईमान नकली कागज बनवाया था और कब्जा करने की नीयत थी, डायर फायर करवाया था। नहीं बाबा की लाइनें तो अब पढ़ रहा हूं कि उस बाग का गोरा बेईमान नकली कागज बनवाया था और कब्जा करने की नीयत थी, डायर फायर करवाया था। और थी ऊधम सिंह की भूमि धरी, थी ऊधम सिंह की भूमि धरी, कोई ले ले हंसी टिठोली थी और खेदा तो बेटा भाग चले, लंदन में मारी गोली थी। लंदन में मारी गोली थी। आवारा है कितना होनहार, सब इसका लोहा मान गए। जन्मजात में कलाकार प्रतिभा को मेरी पहचान गए। अब फेल पास की क्या चिंता, जीवन में कुछ कर जाऊंगा और जब गोट बिठाना सीख गया तो नेता ही बन जाऊंगा। भाई साहब अगर आप आदेश करें तो मैं एक आध और रचनाएं, नहीं तो भाई साहब मेरा काम हो गया।